हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री में आधुनिक भारत चैप्टर नंबर 12 औपनिवेशिक शहर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया करके वो देख ले, तब ज़्यादा समझ में आएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पृथक्करण, नगर नियोजन और भवन निर्माण। यद्यपि मद्रास, कलकत्ता और बम्बई तीनों औपनिवेशिक शहर पहले के भारतीय कस्बों और शहरों से अलग थे, लेकिन उनमें कुछ साझे तत्व थे और उनके भीतर कुछ अनूठी बातें पैदा हो चुकी थी। इनकी जांच करने पर औपनिवेशिक शहरों के बारे में हमारी समझ में निश्चय ही इजाफा होगा। मद्रास में बसावट और पृथक्करण। कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र सबसे पहले पश्चिमी तट पर सूरत के सुस्थापित बंदरगाह को बनाया गया था। यह आपका पूछा जाता है। सबसे पहले सूरत, बाद में वस्त्र उत्पादों की खोज में अंग्रेज व्यापारी पूर्वी तट पर जा पहुंचे। 1639 में उन्होंने मद्रास पट्टनम में एक व्यापारिक चौकी बनाई। इस बस्ती को स्थानीय लोग चेन्नापट्टनम कहते थे। कंपनी ने वहां बसने का अधिकार स्थानीय तेलुगु सामंतों, कालाहस्ती के नायकों से खरीदा था, जो अपने इलाके में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहते थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिद्वंद्विता 1746 से 63 के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी और अपने प्रतिनिधियों को ज़्यादा राजनीतिक व प्रशासकीय जिम्मेदारियां सौंप दी। 1761 में फ्रांसीसियों की हार के बाद मद्रास और सुरक्षित हो गया। वह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर के रूप में विकसित होने लगा। यहाँ अंग्रेजों का वर्चस्व और भारतीय व्यापारियों की कमतर हैसियत साफ दिखाई देती थी। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला व्हाइट टाउन का केंद्रक बन गया, जहाँ ज़्यादातर यूरोपीय रहते थे। दीवारों और बुर्जों ने इस एक खास किस्म की घेरेबंदी का रूप दे दिया था। किले के भीतर रहने का फैसला रंग और धर्म के आधार पर किया जाता था। कंपनी के लोगों को भारतीयों के साथ विवाह करने की इजाज़त नहीं थी। यूरोपीय ईसाई होने के कारण डच और पुर्तगालियों को वहाँ रहने की छूट थी। प्रशासकीय और न्यायिक व्यवस्था की संरचना भी गोरों के पक्ष में ही था। संख्या की दृष्टि से कम होते हुए भी यूरोपीय लोग शासक थे और मद्रास का विकास शहर में रहने वाले मुट्ठी भर गोरों की ज़रूरतों और सुविधाओं के हिसाब से किया जा रहा था। ब्लैक टाउन किले के बाहर विकसित हुआ। इस आबादी को भी सीधी कतारों में बसाया गया था, जो कि औपनिवेशिक शहरों की विशिष्टता थी, लेकिन 18वीं सदी के पहले दशक के मध्य में उसे ढहा दिया गया ताकि किले चारों तरफ एक सुरक्षा क्षेत्र बनाया जा सके। इसके बाद उत्तर की दिशा में दूर जाकर एक नया ब्लैक टाउन बसाया गया। इस बस्ती में बुनकरों, कारीगरों, बिचौलियों और दुभाषियों को रखा गया था, जो कंपनी के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दुभाषियों मतलब अंग्रेजी और लोकल लैंग्वेज भी जानते थे वो लोग। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। 1746 से 63 और ये एक आपका 1639 में मद्रास पट्टनम और 1996 में 1996 में मद्रास से चेन्नई कर दिया गया। और इम्पोर्टेंट है, लोग नोट करके लिख लीजिएगा। कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ था। फर्स्ट युद्ध हो गया आपका 1740 से 48। इसमें आपका संधि हुआ था एक्स ला चैपल की संधि हुई थी अंग्रेज और फ्रांस के बीच 1748 में। इसका कारण क्या था युद्ध का? फर्स्ट युद्ध का क्या कारण था? उत्तराधिकार के ऑस्ट्रियाई युद्ध के कारण युद्ध हुआ था। आपका सेकेंड युद्ध कब हुआ था? 1749 टू 54।
आपका इसमें किसका संधि हुआ था? पांडिचेरी, पांडिचेरी का संधि हुआ था इसमें। पांडिचेरी के संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ था। कब हुआ था? 1754 में। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सेकेंड वाला, क्लाइव। थर्ड हो गया 1758 से 63। ये युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हुआ और इसका संधि हुआ था पेरिस की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। कब हुआ था? 1763। और इसमें एक पूछा जाता है थर्ड वाले में, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांस के बीच, जिसमें फ्रांस के तरफ से काउंट लाली और अंग्रेजों की तरफ से कौन था? सर आयरकूट। ये पूछा जाता है हमेशा, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। इस तरह हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ए, पा, पे, ये हो गया आपका एक्स, ला चैपल, ये हो गया पांडिचेरी, और ये हो गया पेरिस। मद्रास का नक्शा को दिखाया गया है आपका, मद्रास का नक्शा को दिखाया गया है ये वाला मद्रास का नक्शा। फोर्ट सेंट जॉर्ज के इर्द गिर्द बना व्हाइट हाउस बाएं सिरे पर तथा पुराना ब्लैक टाउन दाहिने सिरे पर है। फोर्ट सेंट जॉर्ज घेरे में स्थित है। ध्यान से देखिए कि ब्लैक टाउन को किस तरह बसाया गया था। यह आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज हो गया। ब्लैक टाउन मद्रास का एक हिस्सा टॉमस एवं विलियम डेनियल द्वारा चित्रित ओरिएंटल सीनरी में प्रकाशित डेनियल के एक रेखाचित्र पर आधारित 1798 पुराने ब्लैक टाउन को ढहाकर यह खुला मैदान तैयार किया गया था। मूल रूप से इसे गोलीबारी में सुविधा के लिए साफ किया गया था, लेकिन बाद में हरे मैदान के रूप में छोड़ दिया गया। क्षितिज पर आप किले से दूर विकसित हो रहे ब्लैक टाउन की झलक देख सकते हैं। ये आपका ब्लैक टाउन को देख सकते हैं। नया ब्लैक टाउन परंपरागत भारतीय शहरों जैसा था। वहाँ मंदिर और बाजार के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बनाए गए थे। शहर के बीच गुजरने वाली आड़ी टेढ़ी संकरी गलियों में अलग अलग जातियों के मोहल्ले थे। चिंताद्रीपेट इलाका केवल बुनकरों के लिए था। ये कौन सा इलाका था? सिर्फ बुनकरों के लिए था। वासरमेन पेट में रंगसाज और धोबी रहते थे। रोयापुरम में ईसाई मल्लाह रहते थे जो कंपनी के लिए काम करते थे। पेट एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है बस्ती, जबकि पूरम शब्द गांव के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पेट हो गया आपका बस्ती और पूरम हो गया आपका गांव। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। मद्रास को बहुत सारे गांवों को मिलाकर विकसित किया गया था। यहाँ विविध समुदायों के लिए अवसरों और स्थानों का प्रबंध था। नाना प्रकार के आर्थिक कार्य करने वाले कई समुदाय आए और मद्रास में ही बस गए। दुबास ऐसे भारतीय लोग थे जो स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों को बोलना जानते थे। दुबास मतलब हो गया स्थानीय भाषा और अंग्रेजी लैंग्वेज दोनों बोलना जानते थे। वे एजेंट और व्यापारी के रूप में काम करते थे और भारतीय समाज व गोरों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। वे संपत्ति इकट्ठा करने के लिए सरकार में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते थे। ब्लैक टाउन में परोपकारी कार्यों और मंदिरों को संरक्षण प्रदान करने से समाज में उनकी शक्तिशाली स्थिति स्थापित होती थी। शुरुआत में कंपनी के तहत नौकरी पाने वालों में लगभग सारे वेल्लालार होते थे। यह एक स्थानीय ग्रामीण जाति थी जिसने ब्रिटिश शासन के कारण मिले नए मौक़ों का बढ़िया फ़ायदा उठाया। 19वीं सदी में
अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से ब्राह्मण भी शासकीय मुकदमों में इसी तरह के पदों के लिए जोर लगाने लगे। तेलुगु कोमाटी समुदाय एक ताकतवर व्यावसायिक समूह था जिसका शहर के अनाज व्यवसाय पर नियंत्रण था। 18वीं सदी से गुजराती बैंकर भी यहाँ मौजूद थे। पेरियार और वन्नीयार गरीब कामगार वर्ग में ज़्यादा थे। आरकोट के नवाब पास ही स्थित ट्रिप्लिकेन में जा बसे थे, जो एक अच्छी खासी मुस्लिम आबादी का केंद्र बन गया। इससे पहले माइलापुर और ट्रिप्लिकेन हिंदू धार्मिक केंद्र थे, जहां अनेक ब्राह्मणों को भरण पोषण मिलता था। सानथोम और वहां का गिरजा रोमन कैथोलिक समुदाय का केंद्र था। ये सभी बस्तियां मद्रास शहर का हिस्सा बन गई। इस प्रकार बहुत सारे गांवों को मिला लेने से मद्रास दूर तक फैली अल्पसघन आबादी वाला शहर बन गया। इस बात पर यूरोपीय यात्रियों का भी ध्यान गया और सरकारी अफसरों ने भी उस पर टिप्पणी की। जैसे जैसे अंग्रेज़ों की सत्ता मजबूत होती गई, यूरोपीय निवासी किले से बाहर जाने लगे। गार्डन हाउसेज, बगीचों वाले मकान सबसे पहले माउंट रोड और पूनामाली रोड, इन दो सड़कों पर बनने शुरू हुए। ये किले से छावनी तक जाने वाली सड़कें थी। इस दौरान संपन्न भारतीय भी अंग्रेज़ों की तरह रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप मद्रास के इर्द गिर्द स्थित गांवों की जगह बहुत सारे नए उपशहरी इलाकों ने ले ली। यह इसलिए संभव था क्योंकि संपन्न लोग परिवहन सुविधाओं की लागत वहन कर सकते थे। गरीब लोग अपने काम की जगह से नज़दीक पड़ने वाले गांवों में बस गए। मद्रास के बढ़ते शहरीकरण का परिणाम यह था कि इन गांवों के बीच वाले इलाके शहर के भीतर आ गए। इस तरह मद्रास का अर्धग्रामीण सा शहर दिखने लगा। पूनामाली रोड पर बना एक गार्डन हाउस को दिखाया गया है। एक देहाती शहर मद्रास के बारे में इंपीरियल गजेटियर 1908 में छपे इस अंश को पढ़िए। बेहतर यूरोपीय आवास परिसरों के बीच बनाए जाते हैं, जिससे उनकी छवि लगभग पार्क जैसी बन जाती है और इनके बीच तकरीबन गांवों की तर्ज पर चावल के खेत आते जाते रहते हैं। यहाँ तक कि ब्लैक टाउन और ट्रिप्लिकेन जैसी सबसे घनी आबादी वाली देसी बस्तियों में भी वैसी भीड़ भाड़ नहीं दिखती जैसी बहुत सारे दूसरे शहरों में दिखाई देती है। कलकत्ता में नगर नियोजन। आधुनिक नगर नियोजन की शुरुआत औपनिवेशिक शहरों से हुई। इस प्रक्रिया में भूमि उपयोग और भवन निर्माण के नियमन के जरिए शहर के रूप में परिभाषित किया गया। इसका एक मतलब यह था कि शहरों में लोगों के जीवन को सरकार ने नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। इसके लिए एक योजना तैयार करना और पूरी शहरी परिधि का स्वरूप तैयार करना जरूरी था। यह प्रक्रिया अक्सर इस सोच से प्रेरित होती थी कि शहर कैसा दिखना चाहिए और उसे कैसे विकसित किया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि विभिन्न स्थानों को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए। इस दृष्टि से विकास की सोच और विचारधारा प्रतिबिंबित होती थी और उसका क्रियान्वयन जमीन, उसके बंदिशों और संसाधनों पर नियंत्रण के जरिए किया जाता था। इसकी कई वजह थी कि अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपने शासन के शुरू से ही नगर नियोजन का कार्यभार अपने हाथों में क्यों ले लिया था। एक फौरी वजह तो रक्षा उद्देश्यों से संबंधित थी। 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया और अंग्रेज व्यापारियों द्वारा माल गोदाम के तौर पर बनाए गए छोटे किलों पर कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी नवाब की संप्रभुता पर लगातार सवाल उठा रहे थे। वे न तो कस्टम ड्यूटी चुकाना चाहते थे और न ही नवाब द्वारा तय की गई कारोबार की शर्तों पर काम करना चाहते थे। सिराजुद्दौला अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहता था। कुछ समय बाद 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। प्लासी का युद्ध कब हुआ ये पूछा जाता है। 23 जून 1757। किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। किस नदी के किनारे? भागीरथी नदी के किनारे, हुगली नदी।
और एक पूछा जाता है, कलकत्ता शहर को 3 गांवों को मिलाकर बनाया गया, कौन कौन था उसमें? सूतानाती प्लस कोलकाता प्लस गोविंदपुर। कलकत्ता में क्या है? फोर्ट विलियम। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? वेलेजली के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा नया किला बनाने का फैसला लिया जिस पर आसानी से हमला न किया जा सके। कलकत्ता को सूतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर, इन 3 गांवों को मिलाकर बनाया गया था। कंपनी ने इन तीनों में सबसे दक्षिण में पड़ने वाले गोविंदपुर गांव की ज़मीन को साफ करने के लिए वहां के व्यापारियों और बुनकरों को हटने का आदेश जारी कर दिया। नवनिर्मित फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द एक विशाल जगह खाली छोड़ दी गई, जिसे स्थानीय लोग मैदान या गारेर मठ कहने लगे थे। खाली मैदान रखने का मकसद यह था कि अगर दुश्मन की सेना किले की तरफ बढ़े तो उस पर किले से बेरोक टोक गोलीबारी की जा सके। जब अंग्रेज़ों को कलकत्ता में अपनी उपस्थिति स्थायी दिखाई देने लगी तो वे फोर्ट से बाहर मैदान के किनारे पर भी आवासीय इमारतें बनाने लगे। कलकत्ता में अंग्रेज़ों की बस्तियां इस तरह अस्तित्व में आनी शुरू हुई। फोर्ट के इर्द गिर्द की विशाल खुली जगह जो अभी भी मौजूद है, यहाँ के एक पहचान बन गई। यह कलकत्ता में नगर नियोजन की दृष्टि से पहला उल्लेखनीय काम था। कलकत्ता में नगर नियोजन का इसलिए इतिहास केवल फोर्ट विलियम और मैदान के निर्माण के साथ पूरा होने वाला नहीं था। 1798 में लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बने। इसका कार्यकाल था लॉर्ड वेलेजली का 1798 से 1805। लॉर्ड वेलेजली का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था? सहायक संधि प्रणाली। उन्होंने कलकत्ता में अपने लिए गवर्नमेंट हाउस के नाम से एक महल बनवाया। यह इमारत अंग्रेज़ों की सत्ता का प्रतीक था। कलकत्ता में आ जमने के बाद वेलेजली शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से की भीड़ भाड़, ज़रूरत से ज़्यादा हरियाली, गंदे तालाबों, सड़ांध और निकासी की खस्ता हालत को देखकर परेशान हो उठा। अंग्रेज़ों को इन चीज़ों से इसलिए परेशानी थी क्योंकि उनका मानना था कि दलदली ज़मीन और ठहरे हुए पानी के तालाबों से जहरीली गैस से निकलती है, जिनसे बीमारियां फैलती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु को वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और शक्ति क्षय करने वाला माना जाता था। शहर को ज़्यादा स्वास्थ्यपरक बनाने का एक तरीका यह ढूंढा गया कि शहर में खुले स्थान छोड़े जाएं। वेलेजली ने 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया और इस विषय में कई कमेटियों का गठन किया। बहुत सारे बाजारों, घाटों, कब्रिस्तानों और चर्म शोधन इकाइयों को साफ किया गया या हटा दिया गया। इसके बाद जन स्वास्थ्य एक ऐसा विचार बन गया जिसकी शहरों की सफाई और नगर नियोजन परियोजनाओं में बार बार दुहाई दी जाने लगी। ये आपका इम्पोर्टेंट है। 1803 में नगर नियोजन किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। गोलीबारी के लिए जगह। कलकत्ता के लिए जो पैटर्न तैयार किया गया उसे बहुत सारे दूसरे शहरों में दोहराया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान बहुत सारे शहर विद्रोहियों के गढ़ बन गए थे। विद्रोह के बाद अंग्रेज इन स्थानों को अपने लिए सुरक्षित बनाने लगे। उदाहरण के लिए उन्होंने दिल्ली में लाल किले पर कब्जा किया और वहां अपनी सेना तैनात कर दी। उन्होंने किले के नज़दीक बनी इमारतों को साफ करके भारतीय मोहल्लों और किले के बीच काफ़ी फासला बना दिया। इस कारगुजारी के पीछे भी दलील वही थी कि जो 100 साल पहले कलकत्ता में दी गई थी। अगर कभी शहर के लोग दोबारा फिरंगी राज के खिलाफ खड़े हो जाए तो उन पर गोली चलाने के लिए खुली जगह जरूरी थी। गवर्नमेंट हाउस कलकत्ता। चार्ल्स डी आइली 1848 गवर्नर जनरल का निवास गवर्नमेंट हाउस में हुआ करता था, जिसे वेलेजली ने ब्रिटिश राज की भव्यता के प्रतीक के रूप में बनवाया था। यह आपको दिखाया गया है। कलकत्ता में चितपुर रोड की तरफ जाते हुए
रास्ते में पड़ने वाला एक बाजार शहर के स्थानीय समुदायों के लिए बाजार व्यावसायिक और सामाजिक दोनों तरह के विनिमय का स्थान था। यूरोप के लोग बाजार को देखकर आकर्षित भी होते थे, लेकिन उसे भीड़ भरा और गंदा भी मानते थे। ये आपको दिखाया गया है शहर। हर तरह की गड़बड़ियों को नियंत्रित करने के लिए 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा कि सामाजिक जीवन के सभी आयामों को नियंत्रित करने के लिए अस्थायी और सार्वजनिक नियम बनाना जरूरी है। यहाँ तक कि निजी इमारतों और सार्वजनिक सड़कों का निर्माण भी स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध मानक नियमों के अनुसार होना आवश्यक था। वेलेजली ने कलकत्ता मिनट्स 1803 में लिखा था, यह सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वह इस विशाल शहर में सड़कों, नालियों और जलमार्गों में सुधार की एक समग्र व्यवस्था बनाकर तथा मकानों व सार्वजनिक भवनों के निर्माण व प्रसार के बारे में अस्थायी नियम बनाकर और हर तरह की गड़बड़ियों को नियंत्रित करने की अस्थायी नियम बनाकर यहाँ के निवासियों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कराए। किसके द्वारा कहा गया था? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। वेलेजली की विदाई के बाद नगर नियोजन का काम सरकार की मदद से लॉटरी कमेटी 1817 ने जारी रखा। लॉटरी कमेटी 1817। लॉटरी कमेटी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर ही की जाती थी। इसका मतलब है कि 19वीं सदी के शुरुआती दशकों तक शहर के विकास के लिए पैसे की व्यवस्था करना अभी भी केवल सरकार की नहीं बल्कि संवेदनशील नागरिकों की जिम्मेदारी ही माना जाता था। लॉटरी कमेटी ने शहर का एक नया नक्शा बनवाया जिससे कलकत्ता की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आ सके। कमेटी की प्रमुख गतिविधियों में शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से में सड़क निर्माण और नदी किनारे से अवैध कब्जे हटाना शामिल था। शहर के भारतीय हिस्से को साफ सुथरा बनाने की मुहिम में कमेटी ने बहुत सारी झोपड़ियों को साफ कर दिया और मेहनतकश गरीबों को वहां से बाहर निकाल दिया। उन्हें कलकत्ता के बाहरी किनारे पर जगह दी गई। अगले कुछ दशकों में महामारी की आशंका से नगर नियोजन की अवधारणा को और बल मिला। 1817 में हैजा फैलने लगा और 1896 में प्लेग ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। चिकित्सा विज्ञान अभी इन बीमारियों की वजह स्पष्ट नहीं कर पाया था। सरकार ने उस समय के स्वीकृत सिद्धांत जीवन परिस्थितियों और बीमारियों के फैलाव के बीच सीधा संबंध होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिएगा। 1817 में हैजा फैला। ये आपका बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया जीवाणु के कारण फैलता है। और हैजा किसे फैलता है? आपका दूषित भोजन या दूषित पानी के वजह से। हैजा का बैक्टीरिया क्या नाम है? वीब्रियो कोलेरा। ये आपका जीवाणु से फैलता है। और 1896 में प्लेग आपका चूहा से फैलता है। संबंध होता है के अनुसार कार्रवाई की। इस सोच को द्वारकानाथ टैगोर और रुस्तम जी कोवासजी जैसे शहर के जाने माने हिंदुस्तानियों का समर्थन हासिल था। उन लोगों का मानना था कि कलकत्ता को और ज़्यादा स्वास्थ्यकर बनाना जरूरी है। घनी आबादी वाले इलाकों को अस्वच्छ माना जाता था क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी सीधे नहीं आ पाती थी और हवा निकासी का इंतजाम नहीं था। इसलिए कामकाजी लोगों को झोपड़ियों या बस्तियों को निशाना बनाया गया। उन्हें तेज़ी से हटाया जाने लगा। मजदूर, फेरी वाले, कारीगर और बेरोजगार यानी शहर के गरीबों को एक बार फिर दूर वाले इलाकों में ढकेल दिया गया। बार बार आग लगने से भी निर्माण नियमन में सख्ती की जरूरत दिखाई दे रही थी। उदाहरण के लिए 1836 में इसी आशंका के चलते फूस की झोपड़ियों को अवैध घोषित कर दिया गया और मकानों में ईंटों की छत को अनिवार्य बना दिया गया। ये आपका इम्पोर्टेंट है। फूस की झोपड़ियों को अवैध घोषित कब? 1836 में। और मकानों को ईंटों की छत अनिवार्य कर दिया गया 1836 में।
19वीं सदी आते आते शहर में सरकारी दखलंदाजी और ज़्यादा सख्त हो चुकी थी। वो ज़माना लग चुका था जब नगर नियोजन को सरकार और निवासियों दोनों की साझा जिम्मेदारी माना जाता था। वित्त पोषण, फंडिंग सहित शहर नियोजन के सारे आयामों को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। इस आधार पर और ज़्यादा तेज़ी से झुग्गियों को हटाया जाने लगा और दूसरे इलाकों की कीमत पर ब्रिटिश आबादी वाले हिस्सों को तेज़ी से विकसित किया जाने लगा। स्वास्थ्य कर और अस्वास्थ्य कर के नए विभेद के सहारे व्हाइट और ब्लैक टाउन वाले नस्ली विभाजन को और बल मिला। नगर नियोजन में मौजूद भारतीय नुमाइंदों ने शहर के यूरोपीय आबादी वाले इलाकों के विकास पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दिए जाने का विरोध किया। इन सरकारी नीतियों के विरुद्ध जनता के प्रतिरोध ने भारतीयों के भीतर उपनिवेशवाद विरोधी और राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया। बस्ती बंगला और हिंदी का मतलब मूल रूप से मोहल्ला या बसावट हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस शब्द का अर्थ संकुचित कर दिया और उसे गरीबों की कच्ची झोपड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश दस्तावेजों में बस्तियों को गंदी झोपड़पट्टियों के रूप में पेश किया जाने लगा। ये आपका दिखाया गया है, मैप को दिखाया गया है। लॉटरी कमेटी सुधारों के बाद कलकत्ता में यूरोपीय टाउन का एक भाग को दिखाया गया है। यहाँ आप विशाल परिसरों में यूरोपीय मकान देख सकते हैं। J.A. साल्च द्वारा बनाई गई योजना 1825। जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य फैला, अंग्रेज कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे शहरों को शानदार शाही राजधानियों में तब्दील करने की कोशिश करने लगा। उनकी सोच से ऐसा लगता था मानो शहरों की भव्यता से ही शाही सत्ता की ताकत प्रतिबिंबित होती है। आधुनिक नगर नियोजन में ऐसी हर चीज़ को शामिल किया गया जिसके प्रति अंग्रेज अपनेपन का दावा करते थे। तर्कसंगत क्रम व्यवस्था, सटीक क्रियान्वयन, पश्चिमी सौंदर्यकर्ता आदर्श, शहरों को साफ और व्यवस्थित, नियोजित और सुंदर होना जरूरी था। कलकत्ता की एक बस्ती को दिखाया गया है। बम्बई में भवन निर्माण। यदि इस शाही दृष्टि को साकार करने का एक तरीका नगर नियोजन था तो दूसरा तरीका यह था कि शहरों में भव्य इमारतों के मोती टांक दिए जाए। शहरों में बनने वाली इमारतों में किले, सरकारी दफ्तर, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक इमारतें, स्मारकीय मीनारें, व्यावसायिक डिपो, यहाँ तक कि गोदियों और पुल कुछ भी हो सकता था। गोदियों मतलब हो जाएगा आपका डॉक हो गया आपका बंदरगाह, एक तरह का बंदरगाह। बुनियादी तौर पर ये इमारतें रक्षा, प्रशासन और वाणिज्य जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी, लेकिन ये साधारण इमारतें नहीं थी। अक्सर ये इमारतें शाही सत्ता, राष्ट्रवाद और धार्मिक वैभव जैसे विचारों का प्रतिनिधित्व भी करती थी। आइए देखें कि मुंबई में इस सोच को अमली जमा किस तरह बनाया गया। शुरुआत में बम्बई 7 टापुओं का इलाका था। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 7 टापुओं में कौन कौन था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया ताकि ज़्यादा जगह पैदा की जा सके। इस तरह आखिरकार ये टापू एक दूसरे से जुड़ गए और एक विशाल शहर अस्तित्व में आया। बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। 19वीं सदी के अंत तक भारत का आधा निर्यात और आयात बम्बई से ही होता था। इस व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु अफीम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। अफीम किसको निर्यात करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी चीन को। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। भारतीय व्यापारी और बिचौलिए इस व्यापार में हिस्सेदार थे और उन्होंने बम्बई की अर्थव्यवस्था को मालवा, राजस्थान और सिंध जैसे अफीम उत्पादक इलाकों से जोड़ने में मदद दी। कंपनी के साथ यह गठजोड़ उनके लिए मुनाफे का सौदा था और इससे भारतीय पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ। बम्बई के पूंजीपति वर्ग में पारसी, मारवाड़ी, कोंकणी, मुसलमान, गुजराती, बनिए, बोहरा, यहूदी और आर्मीनियाई विभिन्न समुदायों के लोग शामिल थे।
जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, जब 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका के दक्षिणी भाग से आने वाली कपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आना बंद हो गई। इससे भारतीय कपास की मांग पैदा हुई, जिसकी खेती मुख्य रूप से दक्कन में की जाती थी। दक्कन आपका पश्चिमी भाग हो गया, दक्षिणी पश्चिमी। भारतीय व्यापारियों और बिचौलियों के लिए यह बेहिसाब मुनाफे का मौका था। 1869 में सुएज नहर को खोला गया, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंध और मजबूत हुई। बम्बई सरकार और भारतीय व्यापारियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बम्बई को अरब्स प्राइमा इन इंडिया यानी भारत का सरताज शहर घोषित कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक बम्बई में भारतीय व्यापारी कॉटन मिल जैसे नए उद्योगों में अपना पैसा लगा रहे थे। निर्माण गतिविधियों में भी उनका काफ़ी दखल रहता था। यह आपका इम्पोर्टेंट है। सुएज नहर आपका 1869 में और 1956 में राष्ट्रीयकरण किसके द्वारा? मिस्र के द्वारा। और सुएज नहर आपका लाल सागर और भूमध्य सागर, ये पूछा जाता है। जैसे जैसे बम्बई की अर्थव्यवस्था फैली, 19वीं सदी के मध्य से रेलवे और जहाजरानी के विस्तार तथा प्रशासकीय संरचना विकसित करने की जरूरत भी पैदा होने लगी। उस समय बहुत सारी नई इमारतें बनाई गई। इन इमारतों में शासकों की संस्कृति और आत्मविश्वास झलकता था। इनकी स्थापत्य या वास्तु शैली यूरोपीय शैली पर आधारित थी। यूरोपीय शैलियों के इस आयात में शाही दृष्टि कई तरह से दिखाई देती थी। पहली बात, इसमें एक अजनबी देश में जाना पहचाना सा भूदृश्य रचने की और उपनिवेश में भी घर जैसा महसूस करने की अंग्रेज़ों की चाह प्रतिबिंबित होती है। दूसरा, अंग्रेज़ों को लगता था कि यूरोपीय शैली उनकी श्रेष्ठता, अधिकार और सत्ता का प्रतीक होगी। तीसरा, वे सोचते थे कि यूरोपीय ढंग की दिखने वाली इमारतों से औपनिवेशिक स्वामियों और भारतीय प्रजा के बीच फर्क और फासला साफ दिखने लगेगा। शुरुआत में ये इमारतें परंपरागत भारतीय इमारतों के मुकाबले अजीब सी दिखाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैली के आदी हो गए और उन्होंने इसे अपना लिया। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरतों के मुताबिक कुछ भारतीय शैलियों को अपना लिया। इसकी एक मिसाल उन बंगलों को माना जा सकता है जिन्हें बम्बई और पूरे देश में सरकारी अफसरों के लिए बनाया जाता था। इनके एक अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगाल के बंगला शब्द से निकला है, जो एक परंपरागत फूस की बनी झोपड़ी होती थी। अंग्रेज़ों ने उसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदल लिया था। औपनिवेशिक बंगला एक बड़ी ज़मीन पर बना होता था। उसमें रहने वालों को न केवल प्राइवेसी मिलती थी, बल्कि उनके और भारतीय जगत के बीच फासला भी स्पष्ट हो जाता था। परंपरागत ढलवा छत और चारों तरफ बना बरामदा बंगले को ठंडा रखता था। बंगले के परिसर में घरेलू नौकरों के लिए अलग से क्वार्टर होते थे। सिविल लाइंस में बने इस तरह के बंगले एक खालिश नस्ली गढ़ बन गए थे, जिनमें शासक वर्ग भारतीयों के साथ रोजाना सामाजिक संबंधों के बिना आत्मनिर्भर जीवन जी सकते थे। यह आपको दिखाया गया है। बंबई का एक बंगला 19वीं सदी का सार्वजनिक भवनों के लिए मोटे तौर पर 3 स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया। 2 शैलियाँ उस समय इंग्लैंड में प्रचलित चलन से आयातित थी। इनमें से एक शैली को नवशास्त्रीय या निकोलासिकल शैली कहा जाता था। बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचनाओं का निर्माण इस शैली की विशेषता थी। यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से निकली थी, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधित और लोकप्रिय किया गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उसे खास तौर से अनुकूल माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि जिस शैली में शाही रोम की भव्यता दिखाई देती थी, उसे शाही
भारत के वैभव की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जा सकता था। इस स्थापत्य शैली के भूमध्य सागरीय उद्गम के कारण उसे उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल भी माना गया। 1833 में बम्बई का टाउन हॉल इसी शैली के अनुसार बनाया गया था। 1860 के दशक में सूती कपड़ा उद्योग की तेजी के समय बनाई गई बहुत सारी व्यावसायिक इमारतों के समूह को एलिफस्टन सर्कल कहा जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर हॉर्नी मॉल सर्कल रख दिया गया था। यह नाम भारतीय राष्ट्रवादियों की हिमायत करने वाले एक अंग्रेज संपादक के नाम पर पड़ा था। यह इमारत इटली की इमारतों से प्रेरित थी। इसमें पहली मंजिल पर ढके हुए तोरण पथ का रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल किया गया। दुकानदारों व पैदल चलने वालों को तेज धूप और बरसात से बचाने के लिए यह सुधार काफ़ी उपयोगी था। बम्बई का टाउन हॉल, जिसमें अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे का दफ्तर है, ये आपका दिखाया गया है। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बंगलों में डलवा छतों पिच्ड रूफ का चलन कम होने लगा था। हालांकि मकानों की सामान्य योजना में कई बदलाव नहीं आया था। एलिफस्टन सर्कल, यहाँ अब ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली से प्रभावित स्तंभों और मेहराबों को देखिए। एक और शैली जिसका काफ़ी इस्तेमाल किया गया वह गॉथिक शैली था। गॉथिक शैली हो गया आपका आधुनिक काल में और गॉथिक शैली का उपयोग मध्यकालीन काल में। ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबे कैसा हो जाएगा आपका? ये आपका मेहराब हो जाएगा। मेहराब और ये आपका ऐसे हो जाएगा तो नोकदार मेहराब हो जाएगा। और बारीक साज सज्जा इस शैली की खासियत होती है। गॉथिक शैली का जन्म इमारतों खास तौर से गिरजों से हुआ था, जो मध्यकाल में उत्तरी यूरोप में काफ़ी बनाए गए। नव गॉथिक शैली को इंग्लैंड में 19वीं सदी के मध्य में दोबारा अपनाया गया। यह वही समय था जहां बम्बई में सरकार बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही थी। उसके लिए यही शैली चुनी गई। सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय जैसी कई शानदार इमारतें समुद्र किनारे इसी शैली में बनाई गई। इनमें से कुछ इमारतों के लिए भारतीयों ने पैसा दिया था। यूनिवर्सिटी हॉल के लिए सर कोवासजी जहांगीर रेड्डी ने पैसा दिया था, जो एक अमीर पारसी व्यापारी थे। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के घंटाघर का निर्माण प्रेमचंद रायचंद्र के पैसे से किया गया था और इसका नाम उनकी मां के नाम पर राजा बाई टावर रखा गया था। भारतीय व्यापारियों को नवगॉथिक शैली इसलिए रास आती थी क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए बहुत सारे विचारों की तरह उनकी भवन निर्माण शैलियों का प्रगतिशील थी और उनके कारण बम्बई को एक आधुनिक शहर बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन नव गॉथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण विक्टोरिया टर्मिनल्स है, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था। अंग्रेज़ों ने शहरों में रेलवे स्टेशनों के डिज़ाइन और निर्माण में काफ़ी निवेश किया। यह आपको दिखाया गया है। बम्बई सचिवालय सेक्रेटेरिएट HST क्लेयर विलिंकिंस द्वारा बनाया गया डिज़ाइन द बिल्डर 20 नवंबर 1875 से लिया गया रेखा चित्र को दिखाया गया है। क्योंकि वे अखिल भारतीय रेलवे नेटवर्क के सफल निर्माण को अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते थे, मध्य बम्बई के आसमान पर इन्हीं इमारतों का दबदबा था और उनकी नवगॉथिक शैली शहर को एक विशिष्ट चरित्र प्रदान करती थी। 20वीं सदी की शुरुआत में एक नई मिश्रित स्थापत्य शैली विकसित हुई जिसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों तरह की शैलियों के तत्व थे। इस शैली को इंडो सारासेनिक शैली का नाम दिया गया था। इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप था, जबकि सारासेन शब्द का यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ की मध्यकालीन इमारतों, गुंबदों, छतरियों, जालियों, मेहराबों से यह शैली काफ़ी प्रभावित थी। सार्वजनिक वास्तु
शिल्प में भारतीय शैलियों का समावेश करके अंग्रेज यह साबित करना चाहते थे कि वे यहाँ के वैध और स्वाभाविक शासक है। राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई कब बनाया गया था? 1911 में। ये पूछा गया प्रश्न है। किसके स्वागत के लिए? जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी। यह परंपरागत गुजराती शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है। उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने इसी शैली में ताजमहल होटल बनवाया था। यह इमारत न केवल भारतीय उद्यमशीलता का प्रतीक थी बल्कि अंग्रेजों के स्वामित्व और नियंत्रण वाले नस्ली क्लबों और होटलों के लिए एक चुनौती भी थी। यह आपको दिखाया गया है। विक्टोरिया टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन एक F.W. स्टीवंस द्वारा बनाया गया डिजाइन। मद्रास लॉ कोर्ट्स 1889 टू 1892। बम्बई में गॉथिक शैली का चलन बढ़ता जा रहा था, लेकिन मद्रास में इंडो सार्सेनिक शैली ही ज़्यादा फली फूली। अदालत की इस इमारत के डिजाइन के पठान और गॉथिक दोनों शैलियों के तत्व दिखाई देते हैं। ये आपको दिखाया गया है। ताजमहल आपका जमशेदजी टाटा के द्वारा गुजराती शैली। बम्बई के ज़्यादा भारतीय इलाकों में सजावट व भवन निर्माण और साज सज्जा में परंपरागत शैलियों का ही बोलबाला था। शहर में जगह की कमी और भीड़ भाड़ की वजह से बम्बई में खास तरह की इमारतें भी सामने आई जिन्हें चाल का नाम दिया गया। ये बहुमंजिला इमारतें होती थी जिनमें एक एक कमरे वाली आवासीय इकाइयाँ बनाई जाती थी। इमारत के सारे कमरों के सामने एक खुला बरामदा या गलियारा होता था और बीच में दालान होता था। इस तरह की इमारतों में बहुत थोड़ी जगह में बहुत सारे परिवार रहते थे, जिससे उनमें रहने वालों के बीच मोहल्ले की पहचान और एकजुटता का भाव पैदा हुआ। ताजमहल होटल को दिखाया गया है। बम्बई की एक चौल को दिखाया गया है। ये आपका चौल है, ये आपका, इसमें लोग रहते थे। इमारतें और स्थापत्य शैलियाँ क्या बताती है? स्थापत्य शैलियों से अपने समय के सौंदर्यात्मक आदर्शों और उनमें निहित विविधताओं का पता चलता है, लेकिन जैसा कि हमने देखा, इमारतें उन लोगों की सोच और नज़र के बारे में भी बताती है जो उन्हें बना रहे थे। इमारतों के जरिए सभी शासक अपनी ताकत का इजहार करना चाहते हैं। इस प्रकार एक खास वक्त की स्थापत्य शैली को देखकर हम यह समझ सकते हैं कि उस समय सत्ता को किस तरह देखा जा रहा था और वह इमारतों और उनकी विशिष्टताओं, ईंट पत्थर खंभे और मेहराब, आसमान छूते गुंबद या उभरी हुई छतें के जरिए किस प्रकार अभिव्यक्त होती थी। स्थापत्य शैलियों से केवल प्रचलित रुचियों का ही पता नहीं चलता, वे उनको बदलती भी है। वे नई शैलियों को लोकप्रियता प्रदान करती है और संस्कृति की रूपरेखा तय करती है। जैसा कि हमने देखा, बहुत सारे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैलियों को आधुनिकता व सभ्यता का प्रतीक मानते हुए उन्हें अपनाने लगते थे, लेकिन इस बारे में सबकी राय एक जैसी नहीं थी। बहुत सारे भारतीयों को यूरोपीय आदर्शों से आपत्ति थी और उन्होंने देसी शैलियों को बचाए रखने का प्रयास किया। बहुतों ने पश्चिम के कुछ ऐसे खास तत्वों को अपना लिया जो उन्हें आधुनिक दिखाई देते थे और उन्हें स्थानीय परंपराओं के तत्वों में समाहित कर दिया। 19वीं सदी के आखिर से हमें औपनिवेशिक आदर्शों से भिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अभिरुचियों को परिभाषित करने के प्रयास दिखाई देते हैं। इस तरह सांस्कृतिक टकराव की वृहत्तर प्रक्रियाओं के जरिए विभिन्न शैलियाँ बदलती और विकसित होती गई। इसलिए स्थापत्य शैलियों को देखकर हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि शाही और राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थानीय के बीच सांस्कृतिक टकराव और राजनीतिक खिंचाव किस तरह शक्ल दे रही थी। काल रेखा, ये इम्पोर्टेंट है। 1500 से 1700 यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में अपने ठिकानों स्थापित करती है। पणजी में पुर्तगाली 1510,
मछलीपट्टनम में डच 1605 में, मद्रास 1639 में, बम्बई 1661 और कलकत्ता 1690 में अंग्रेज तथा पांडिचेरी 1673 में फ्रांसीसी अपने ठिकाने बनाते हैं। कब? 1673 में। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के निर्णायक जीत होती है, वे बंगाल के शासक हो जाते हैं। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757, भागीरथी नदी, हुगली नदी के किनारे। इसका आपका अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करा था? क्लाइव के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव। 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। वर्ष आपका था 1774 में इसका स्थापना हुआ, लेकिन किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1784 सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना। ये आपका इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा? विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी। इस टाइम वारेन हेस्टिन का कार्यकाल था। 1793 कार्नवालिस संहिता बनी और 1793 आपका अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा? कार्नवालिस के द्वारा। 1803 कलकत्ता नगर सुधार पर लॉर्ड वेलोजली द्वारा लिखित मिंटस। 1818 दक्कन पर अंग्रेजों का कब्जा, बम्बई को नए प्रांत की राजधानी बनाया गया। कब? 1818 में। 1853 बम्बई से थाने तक रेल लाइन बिछाई जाती है, 34 किलोमीटर टोटल। 1857 बम्बई में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल की स्थापना। स्पिनिंग हो गया आपका कताई और वीविंग हो गया आपका बुनाई। 1857 बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना। 1870 का दशक नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा। 1881 मद्रास हार्बर का निर्माण पूरा हुआ। 1896 बम्बई के वाटसन्स होटल में पहली बार फिल्म दिखाई गई। 1896 बड़े शहरों में प्लेग फैलने लगा। किसके कारण? चूहों के कारण। 1911 कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा लाइक और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंडों के साथ, जिससे वो भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।